Hey everyone, this is Koshal Rawat, and today we will discuss your next topic. It is Khilafat and non-cooperation movement, right? Last time we had discussed the Jallianwala Bagh and other topics. Now we will discuss Khilafat campaign, right? It is not a wide movement. Khilafat, ठीक है? खिलाफत जो थी वो एक मूवमेंट नहीं है, आप जस्ट इसको क्या कह सकते हैं, खिलाफत इशू को उठाया गया था और एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। और फिर उसी की आड़ में एक बहुत बड़ी मूवमेंट लॉन्च करी गई थी जब लगा कि एक ग्राउंड प्रिपेयर हो गया है, एक ग्राउंड प्रिपेयर हो गया है, वेल प्रिपेयर्ड हो गया है, हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए हैं, तो तब जाकर के एक मूवमेंट जो है वो लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत जो थी, खिलाफत मूवमेंट नहीं थी, खिलाफत जस्ट आप क्या कह सकते हो एक कैंपेन था जो लॉन्च किया गया था, जिसमें अली ब्रदर्स के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। ठीक है, तो इस खिलाफत इशू को पहले समझते हैं कि खिलाफत एक्चुअली दिक्कत क्या थी। ठीक है, खिलाफत है क्या चीज़ है, तो इसको पहले समझते हैं बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वार जब वन हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई, तो इसमें जो था दो ग्रुप थे, एक थी सेंट्रल पावर, ठीक है, एक थी सेंट्रल पावर और दूसरी साइड थी अलाइंस पावर। ठीक है, दूसरी साइड जो ग्रुप था उसका नाम था अलाइंस पावर। बात समझ आ रही है मेरी? देखो अब यहाँ से जब हम समझ लेंगे फिर हमें बहुत इजी हो जाएगा। सेंट्रल पावर और दूसरी साइड अलाइंस पावर। अब ये जो सेंट्रल पावर थी ना, सेंट्रल पावर में एक्चुअली कौन कौन कंट्रीज़ थी, तो जर्मनी, ठीक है, सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ थी किसमें, सेंट्रल पावर्स में। ठीक है, सेंट्रल पावर वाले ग्रुप में। और दूसरी साइड था अलाइंस पावर। अलाइंस पावर में कौन कौन था, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, इटली, जापान, राइट। तो ये कंट्रीज़ जो थी वो दूसरी साइड थी। तो ये सेंट्रल पावर और अलाइंस पावर, इसमें जो था विन कौन करता है, अलाइंस पावर विन कर जाती है, और ये जो आपकी सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर अलायंस जो है, ये ग्रुप जो है ये हार जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, ठीक है, इन तीनों की हार हो जाती है, यहाँ पे डिफीट हो जाती है। और लास्ट में जो ट्रीटी साइन होती है वो थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन होती है 1919 में। बहुत सारी सेक्शंस इम्पोज करी जाती हैं इस पूरे अलायंस पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि टर्की का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जर्मनी का तो होता ही होता है, लेकिन टर्की में जो है, टर्की का जो टर्की की एक तो डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो वहाँ पे सुल्तान थे, है ना, सुल्तान थे, तो उनकी पावर छिन जाती है। ठीक है, खलीफा जिनको कहा जाता था। तो ये जो खलीफा थे, खलीफा को ओवरऑल दी वर्ल्ड हिंदू हिंदू नहीं सॉरी मुस्लिम पीपल्स जो थे वो क्या समझते थे, स्पिरिचुअल हेड। लाइक अब क्या समझते थे मुस्लिम पीपल्स, क्या समझते थे खलीफा को, स्पिरिचुअल हेड, इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही खलीफा की पावर छिन गई तो हमारे इंडियंस लोगों ने क्या करना शुरू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बनाने की कोशिश करी गई कि आपका जो ट्रीटमेंट है किसको लेकर के, आपका जो बिहेवियर है किसको लेकर के, खलीफा को लेकर के, इसमें थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, खलीफा को लेकर के जो आपकी ये पॉलिसी है थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी होनी चाहिए। बेशक टर्की का जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया है, उसका जो ऑटोमन एम्पायर था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें जो है वो खलीफा को प्रोवाइड कर देनी चाहिए, बिकॉज दे वर कंसीडरिंग खलीफा एज देयर स्पिरिचुअल हेड। तो उसी खलीफा इशू को हमारे यहाँ उठाया गया, जिस खलीफा की पावर वहाँ पे छिन गई, तो उसी को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, खिलाफत कैंपेन या खिलाफत मूवमेंट, राइट। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। इसमें जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा अली ब्रदर्स का। ठीक है, जब पूरा ग्राउंड प्रिपेयर होगा तो महात्मा गांधी स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब देखो टर्की अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, टर्की का अलायंस था किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, मैंने अभी जो आपको कहानी सुनाई पूरी की पूरी वही कहानी आप यहाँ पढ़ोगे। ठीक है, कि मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम इंक्लूडिंग इंडिया, रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर
खलीफा। ठीक है, तो याद रखो कि पूरे वर्ल्ड में खलीफा को क्या कंसीडर किया जाता था? स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल हेड, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो बात समझ आ गई हमें। हाउएवर आफ्टर दी वार, लेकिन जैसे वार ख़त्म हुई, द ऑटोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड। मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोमन एम्पायर डिवाइड हो जाता है, खलीफा की पावर छिन जाती है। टर्की वाज डिसमेंबर्ड एंड द खलीफा वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाई कि खलीफा की पावर छिन जाती है। ठीक है, दिस angered the Muslims who took it as an insult to the खलीफा। इससे मुस्लिम पीपल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस चीज़ को क्या समझते हैं कि इट इज़ इंसल्ट ऑफ आर खलीफाज। ठीक है, कि ये हमारे खलीफा की क्या है, इंसल्ट है, और हमें इसके खिलाफ़ क्या करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप देखो इसके बाद क्या होता है कि दिस क्रिएट एंगर, मतलब इससे लोगों के बीच, कौन से लोग, मुस्लिम पीपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो क्रिएट होता है, और दे थिंक दैट कि इट इज़ द इंसल्ट ऑफ आर खलीफा। द अली ब्रदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अली ब्रदर शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ब्रदर्स ने मिल करके खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दी। किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। कहाँ पे? इंडिया में, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। दिस मूवमेंट टुक प्लेस बिटवीन 1919 टू 1924। कब स्टार्ट हुई है? 1919 से लेकर 1924 तक कंटिन्यू रही। ठीक है, अब देखो इस मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। याद रखना, ठीक है, क्या नाम था? खिलाफत कमेटी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अर्ली 1919। इसमें क्या नाम था? टोटल दी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। और कौन कौन लीडर थे इसमें? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टूवर्ड टर्की। ठीक है, तो याद रखो कि भाई क्या किया गया, उसके बाद एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का काम क्या था, तो याद रखोगे उसमें लीडर कौन कौन थे, तो अली ब्रदर्स। कौन कौन से अली ब्रदर? मोहम्मद अली और दूसरा कौन? शौकत अली। याद रखोगे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी। क्यों बनाई गई? टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या फोर्स करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को? टू चेंज देयर एटीट्यूड टूवर्ड द टर्की, स्पेशली खलीफा, राइट। अब क्या होता है? दस द ग्राउंड फॉर अ कंट्री वाइड एजिटेशन वाज प्रिपेयर्ड। अब एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो था वो प्रिपेयर हो गया था एजिटेशंस के लिए। ठीक है, अब इसके पीछे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा रीजंस थे। जैसे हमारे यहाँ वर्ल्ड वार एंड होने के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें थी कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली में एक पूरी कॉन्फ्रेंस रखी गई, और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि भाई अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम हर चीज़ को जो है वो बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ फिर देखो, एन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली इन दिसंबर 1919 एंड कॉल वाज मेड टू बाइकआउट द ब्रिटिश गुड्स। देखो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि उसके बाद क्या होता है कि लोगों ने जब देखा कि भाई ब्रिटिशर्स का कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी, कहाँ पे? दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस में जो है ये डिसाइड किया गया कि हम हर एक चीज़ जो है ब्रिटिशर्स की उसको क्या करना शुरू करेंगे, बाइकआउट करना शुरू करेंगे। डिमांड ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। अब इंडियन मुस्लिम्स की डिमांड क्या थी इस समय पे, क्या चाह रहे थे वो? क्या चाह रहे थे कि खलीफा के पास क्या पावर होनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको रिस्टोर करी जाएँ। तो इन इंडिया द मुस्लिम डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश that the Khalifa control over the Muslim sacred places should be retained। ठीक है, कि कुछ sacred places जो हैं वो रिटेन कर दे जाएँ, दोबारा से दे दिए जाएँ, किसको? खलीफा के कंट्रोल में आ जाएँ वो। और दूसरी चीज़ दी
खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर द टेरिटोरियल अरेंजमेंट। ठीक है, कि जैसा भी टेरिटोरियल अरेंजमेंट हो, ऑटोमन एम्पायर तो ख़त्म हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेकिन उसके बाद जो भी टेरिटोरियल अरेंजमेंट होगा तो सफिशिएंट टेरिटरीज जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएँ किसको, खलीफा को, बिकॉज दे वर कंसिडरिंग द खलीफा एज देयर स्पिरिचुअल हेड। ठीक है, तो ये था आपका टोटल खिलाफत इशू या खिलाफत कैंपेन या खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि एक पूरा ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है और जो कि इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत गांधी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे तिलक वगैरह थे, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उनका स्टैंड थोड़ा सा हार्ड था इनको लेकर के, खिलाफत मूवमेंट को लेकर के। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो था वो बाकी सारी कांग्रेस ने जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और आफ्टर ऑल लास्ट में क्या होता है, गांधी डिसाइड करते हैं कि अब ग्राउंड प्रिपेयर हो गया है, मुस्लिम्स आर यूनाइट विद हिंदूज़। ठीक है, कि मुस्लिम जो है वो यूनाइट हो चुके हैं किसके साथ, हिंदुओं के साथ। मतलब इससे पहले जितने भी गांधी जी ने, जैसे आपने पढ़े, जितने भी उनके सत्याग्रह पढ़े, तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। तो गांधी ने देखा कि अब जो है हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से यूनाइट हो गए हैं और एक वेल प्रिपेयर्ड ग्राउंड जो है वो सामने है, और मुझे क्या कर देना चाहिए, अब एक नेक्स्ट मूवमेंट लॉन्च कर देनी चाहिए, और वो मूवमेंट थी आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के बाद आपको पर डे हर रोज़ जो है वो लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ हम पॉलिटी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कंटेंट वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राइट, थैंक यू वेरी मच।